हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं चोल साम्राज्य। देखिए, चोल साम्राज्य हमारे परीक्षा के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट साम्राज्य इसलिए बन जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तर भारत के पश्चात यदि कोई साम्राज्य का विस्तार होता है जो कि एक समृद्ध साम्राज्य कहलाने लायक होता है, उसमें से एक है आपका चोल साम्राज्य। यूं देख लिया जाए तो दक्षिण भारत में कई साम्राज्य का विस्तार होता है, जिसमें आपका पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश प्रमुख थे। चोल वंश जो है एक समृद्ध साम्राज्य था। यानी चोल वंश में यह देखा गया कि चोल वंश में कई प्रसिद्ध शासक हुए और चोल वंश के समय आपका खेती गृहस्थी करने का जो तौर तरीका जो था अत्यधिक बेहतर था और प्रशासनिक तरीका भी देखा जाए तो एक वंश के हिसाब से बेहतर तरीका था। प्रशासनिक नीतियों को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कई पदाधिकारियों का भी नियुक्त किया गया था जो कि वेतन भोगी आपका पदाधिकारी थे। तो इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि आपका चोल वंश जो है आपका एक समृद्ध साम्राज्य था। इस हिसाब से देखा गया कि चोल वंश जो है हमारे परीक्षा के नजर से भी देखा जाए तो परीक्षा के नजर से इंपॉर्टेंट साम्राज्य बन जाता है। और चोल साम्राज्य से संबंधित आपका राजाओं का उपाधि और उनके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, देखते हैं दक्षिण भारत का साम्राज्य। दक्षिण भारत के साम्राज्य को मूल रूप से हम 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें से आपका पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश प्रमुख है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश से संबंधित मैं ऑलरेडी 3 सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि पहले आप इस वंश से संबंधित जो क्लास है उसे आप देख लेते हैं तो बेटर होगा आपको चोल वंश को समझने में। क्योंकि देखिए, इतिहास की घटनाओं को यदि आप क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं तो जाहिर सी बात है इतिहास जो है आपके लिए इजी सब्जेक्ट बन जाता है। यानी पूरी घटनाओं पर आपका कंट्रोल होता है। और यदि इतिहास को आप बीच से उठा कर देखते हैं या बीच से उठाकर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा समझने में कठिनाइयां महसूस करते होंगे शायद। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका चोल वंश। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक तो कौन थे आपका? विजयालय। विजयालय जो है आपका 850 ईस्वी से लेकर 887 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका राजधानी था आपका तंजाय। ठीक है, इन्हें उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको नर केसरी उपाधि से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। यानी आपका विजयालय जो है इन्हें नर केसरी का उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने एक दुर्गा मां का मंदिर का भी निर्माण किया था जिसका नाम था आपका निशुंभ सुदिनी। निशुंभ सुदिनी मंदिर, अर्थात
दुर्गा मंदिर। ठीक है, परंतु यह देखा गया यदि कोई स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना करता है तो वो थे आपका स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना। तो कौन करते हैं? आपका आदित्य प्रथम करते हैं। आदित्य प्रथम करते हैं। आदित्य प्रथम को एक उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इनका उपाधि था, क्या था आपका उपाधि? तो कोदंडराम, कोदंडराम। ठीक है, कोदंडराम था। इन्हें कब इस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आदित्य प्रथम जो है ये पल्लव को परास्त करते हैं, परास्त करते हैं। यानी आदित्य प्रथम जो है जब ये पल्लव को परास्त कर देते हैं तो इन्हें कोदंडराम की उपाधि से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो यह देखा गया कि चोल वंश के कई प्रसिद्ध शासक भी हुए हैं। तो प्रसिद्ध शासक देखते हैं। प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक थे इनका प्रातक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। देखिए मैं वन लिख देता हूं। वन लिखने का मतलब ये समझ लीजिएगा, मतलब प्रथम। ठीक है, उस तरह से राजेंद्र द्वितीय भी थे। और इस राज्य का वास्तविक संस्थापक देखा गया तो ये कौन थे? आपका वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को कहा गया है। वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इनका गुरुजी थे। देखिए ये राजराज प्रथम जो है ये किसके पिता थे? तो ये राजेंद्र प्रथम के पिता थे। यानी ये पिता थे। किसका पिता थे? तो राजेंद्र प्रथम के क्या थे? पिता थे। और राजेंद्र प्रथम का यदि गुरुजी देखा जाए तो इनका गुरुजी कौन थे आपका? तो इनका गुरुजी थे आपका शिव संत इंसान शिव। ये क्या थे? इनका गुरुजी थे। इससे ये पता चलता है कि शिव वंश जो थे वो शिव धर्म का उपासक थे। यानी इनका कुल देवता जो है आपका भगवान शिव हुआ करते थे। ठीक है, शिव धर्म के दौरान कई प्रचलित मुद्रा भी था, जिस मुद्रा में कई चिन्ह बना हुआ था जो कि अलग अलग साम्राज्य को प्रमाणित करता था या अलग अलग साम्राज्य को दर्शाता था। तो इनके समय में जो मुद्रा चला था उन मुद्राओं पर किस किस चीज का चित्र बना हुआ था उसको भी जान लेते हैं हम लोग। मुद्रा पर बना चित्र, तो एक तो बाघ का था, दूसरा धनुष और तीसरा था मछली। देखिए ये तीनों चित्र जो देख रहे हैं तीन साम्राज्य को दर्शाता था। ठीक है, तो जो बाघ का जो चित्र है यह आपका चोल वंश का प्रतीक था, चोल वंश का प्रतीक था। जो धनुष जो था यह आपका चेर वंश का प्रतीक था। और जो मछली जो था यह आपका पांडे वंश का प्रतीक था। ठीक है, यदि मैप के हिसाब से आप समझना चाहें तो मैप के हिसाब से मैं भारत का मैप बनाकर आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से देखिए ये भारत का मैप है,
आई थिंक ये पूरा सटीक नहीं है, अंशतः मैं बना रहा हूं आपका जस्ट समझने के लिए। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस तरह से आप देखते हैं ये भारत का मैप है, तो भारत का मैप में यहां आप देखते हैं आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पश्चात आता है तो ये आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के पश्चात यदि आता है आपका, तो कौन सा आता है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किसका साम्राज्य था? तो आंध्र प्रदेश में आपका बेगी का चालुक्य का साम्राज्य था। साम्राज्य था। इसके पश्चात आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि आपका पल्लव वंश का साम्राज्य था, ठीक है। इसके पश्चात यह देखा गया ये पार्ट जो था आपका केरल था, ठीक है। तो केरल जो था, ये केरल का जो शासक जो थे तो राजा बर्मन थे। राजा राज बर्मन थे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको एक मैप के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया हूं। तो मैं चाहूंगा इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं कहूं कि चोल कौन थे, चोल कौन थे, तो देखिए चोल कौन थे, तो कहीं ना कहीं ये चोल को माना गया कि चोल जो है पल्लव वंश और पांडव वंश के क्या थे? सामंत थे। चोल कौन थे आपका? पल्लव वंश और पांडव वंश का क्या थे? ये सामंत थे, ठीक है। सामंत कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? जिस तरह से मान लीजिए ये पल्लव वंश है और यानी पल्लव वंश का ये साम्राज्य है, और यहां पर आपका पल्लव वंश है, तो इसके सीमा से संबंधित यहां पर आपका ये कौन रह रहे थे? आपका चोल, ठीक है। जो आगे चलकर आपका क्या करते हैं? एक अपना साम्राज्य का स्थापना करते हैं। यही कारण है कि चोल वंश का संघर्ष जो है आपका पल्लव वंश और पांडव वंश से निरंतर लगातार रहता है, ठीक है। तो चोल वंश के बारे में जो जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, इसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 स्रोत हैं, जिसमें से पहला स्रोत हम मानेंगे अभिलेख। अभिलेख, दूसरा विदेशी यात्री, और तीसरा साहित्य, जिसके माध्यम से हमें चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो अभिलेख में यदि हम चलते हैं तो देखिए एक अभिलेख था तिरुवलगांडो, जो कि एक किसका अभिलेख था आपका? तो ये अभिलेख था आपका राजेंद्र प्रथम का अभिलेख था। इस अभिलेख में चोल साम्राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि तब के समय में चोल साम्राज्य थे,
और विदेशी यात्री देखा जाए तो एक चीनी यात्री का नाम मैं जिक्र करना चाहूंगा। चीनी यात्री, क्या नाम था आपका? चाओ जी कुआं, चाओ जी कुआं, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो उस पुस्तक में भी यह देखा गया कि आपका चोल साम्राज्य से संबंधित कई तत्वों का प्रमाण हमें प्राप्त होता है, जिससे यह हमें स्पष्ट होता है कि तब के समय में आपका चोल साम्राज्य था। तो बुक का नाम था आपका, यानी किताब का नाम था चूफानचुंग, चूफानचुंग। जाहिर सी बात है, नाम से आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, चीनी सब नाम है, यानी चीन का है, ठीक है। देखा गया कि आपका चोल वंश के दौरान कई भाषा का भी प्रयोग किया जाता था, यानी उनके साम्राज्य की नीति नियमों को बनाए रखने के लिए चोल साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक तौर से कई भाषा का उपयोग किया जाता था। जिस तरह से आप जानते हैं भारत का संविधान में भी कई भाषाओं का उपयोग किया जाता है। संविधान के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा हमें कई भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, यानी उन भाषाओं में हम भारत का संविधान से संबंधित जो कार्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखा गया कि आपका चोल साम्राज्य के दौरान कई प्रशासनिक भाषा था, तो इनका प्रशासनिक जो भाषा था, प्रशासनिक भाषा कौन सा था आपका? तमिल, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और संस्कृत। ये जो भाषा जो थे आपका प्रशासनिक भाषा थे, ठीक है। तो इनके समय में कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेखों में देखा गया, अभिलेख देख लेते हैं हम लोग। उत्तर मेरू अभिलेख, उत्तर मेरू अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर मेरू अभिलेख से हमें स्थानीय प्रशासन का प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। उसी तरह से तकलोए, तकलोए अभिलेख, तकलोए अभिलेख से राजा आदित्य प्रथम के बारे में प्राप्त होता है। आदित्य के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तीसरा है आपका मणि मंगलम, मणि मंगलम, मणि मंगलम। थोड़ा शब्द भी थोड़ा अजीब गजीब है, ठीक है। मणि मंगलम अभिलेख, इससे हमें राज प्रथम के बारे में प्राप्त होता है, प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर होगा। और 25वां नंबर है आपका तिरुवेदीपुरम, तिरुवेदीपुरम। इस अभिलेख से हमें
विषय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि देखिए ये राजराज जो प्रथम जो थे ये किस धर्म के उपासक थे? तो ये शिव धर्म के उपासक थे। ठीक है, राजराज प्रथम जो थे ये शिव धर्म का उपासक थे। परंतु इनके समय प्रचलित मुद्रा पर मुरलीधर का चित्र प्राप्त हुआ है। यानी ये भगवान शिव को तो मानते ही थे, साथ साथ में एक किसे मानते थे? ये मुरलीधर यानी भगवान श्री कृष्ण को भी मानते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि शिव धर्मवासी जो थे कहीं ना कहीं धर्म का प्रति इनकी जो आस्था जो थी वो अत्यधिक थी। यानी भगवान श्री कृष्ण को भी पूजते थे, भगवान विष्णु को भी पूजते थे। इससे हमें साफ ये प्रमाणित होता है कि शिव धर्मवासी जो थे वो उनका जो आस्था जो था धर्म के प्रति था, यानी अत्यधिक था। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि चोल साम्राज्य का जो शासक जो थे यानी शासनकर्ता जो थे उन्हें किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चोल साम्राज्य का प्रतापी शासक कौन थे आपका? तो राजराज प्रथम थे। ठीक है, इनका जो पिताजी थे, राजराज प्रथम का जो पिता थे ये कौन थे आपका? तो उत्तम चोल थे, उत्तम चोल। और माता जो थी बानव देवी थी, माता बानव देवी थी। ठीक है, ये राजराज प्रथम को कई उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनका उपाधि देख लेते हैं। उपाधि जो है इन्हें शिव पादेश्वर। देखिए, शिव पादेश्वर ये नाम से पता चलता है संभवतः ये राजराज प्रथम जो थे शिव धर्म का उपासक थे, या इनका कुल गुरु जो हुआ करते थे वो भगवान शिव हुआ करते थे। इसके पश्चात मुरलीधर, तो मुरलीधर किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। मोमादी चोल और मौली बर्मन। अच्छा, मैं अरमौली बर्मन यहां लिख देता हूं। हाँ, अरमौली बर्मन। ठीक है, इसके बाद राजयातंड, इन सब इन्हें उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए, इनके जो पिता के शासनकाल के दौरान यानी ये देखा गया राजराज प्रथम जो थे इनका पिता उत्तम चोल, इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, इनका देहांत हो जाता है। देहांत के समय माता सती होती है, यानी बानो देवी जो है वो क्या होती है? सती होती है। देखिए, तब के समय में यानी चोल साम्राज्य के समय में भी आपका सत्य होने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि तब के समय में भी आपका क्या हुआ जाता था? तब के समय में भी जो है महिलाएं जो है यानी तब के समय में
सती प्रथा जो है समाज में प्रचलित था। तो यह देखा गया कि राजा जो प्रथम जो थे यह आपका कब से कब तक शासन करते हैं, तो ये 985 ईस्वी से 114 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, ये राज जो प्रथम जो थे, राज प्रथम क्या करते हैं, राज प्रथम जो है ये श्रीलंका का शासक राजा महिम को क्या करते हैं, युद्ध में परास्त करते हैं, युद्ध में परास्त करके श्रीलंका पर अधिकार जमा लेते हैं, लंका पर अधिकार जमा लेते हैं। यानी इससे आपको क्या प्रमाण प्राप्त होता है, इससे हमें यह प्रमाण प्राप्त होता है कि तब के समय में भारत का जो शासक हुआ करते थे उनका जो साम्राज्य जो था वो आपका श्रीलंका तक था। यानी श्रीलंका जो है तब के समय में भारत में ही शामिल था, यानी श्रीलंका का साम्राज्य जो है भारत के साम्राज्य में शामिल था। इससे हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है, तो बंगाल के जो पाल शासक को ये परास्त करते हैं, उस समय में जो बंगाल का जो शासक हुआ करते थे पाल शासक, उसे भी परास्त करते हैं, ये परास्त करते हैं। और परास्त करने के दौरान एक उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो उपाधि था आपका गंगे कोटचोल, गंगे कोटचोल। ठीक है, ये क्या था, इनका उपाधि था। ये राजराज प्रथम को गंगे कोटचोल की उपाधि से कब सम्मानित किया जाता है, जब ये बंगाल का जो पाल शासक थे उसे क्या करते हैं, ये परास्त कर देते हैं। ठीक है, तो चोल वंश का अंतिम शासक देखा गया तो कौन थे, या चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे आपका, तो ये थे आपका राजेंद्र तृतीय थे। देखिए, अब हम जानेंगे चोल साम्राज्य का जो भूमि जो थी कितने टाइप्स की थी। यानी जो राजा हुआ करते थे, राजा क्या करते थे, अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भूमि को बंटवारा कर चुके थे। यानी जिस तरह से आज देखते हैं आप, भूमि को कई कार्यों में लगाया जाता है। जिस तरह से भूमि को खेल के मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है, भूमि को खेती के लिए उपयोग किया जाता है, भूमि का उपयोग आपका मंदिर निर्माण में किया जाता है, भूमि का उपयोग स्कूल कॉलेज बनाने में किया जाता है। तो तब के समय में भी जो शासन करता थे अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भूमि का कई उपयोग करते थे, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो मैं उस पर एक दृष्टि डालने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं इससे पहले मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, चोल वंश के समय भूमि का उपयोग और नाम। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि चोल वंश के समय भूमि का किन किन कामों में उपयोग किया जाता था और उसे किस नाम से जाना जाता था। तो प्रथम है आपका बेलन बगाई। बेलन बगाई जो भूमि, उस भूमि को कहते थे जो कि गैर ब्राह्मण किसान, गैर ब्राह्मण
किसान जो होते थे, यानी बेलन बगाई जो भूमि थे उसका उपयोग आपका गैर ब्राह्मण किसान होते थे। ठीक है, यानी ये क्या होते थे, अपने जमीन का मालिक हुआ करते थे। ठीक है, यानी स्वामी हुआ करते थे। 2 नंबर है आपका ब्रादे। ब्रादे ये है आपका ब्राह्मण को दान में दिया गया भूमि। देखिए, प्राचीन काल से ही जो शासक करता थे वो क्या करते थे, ब्राह्मणों को दान के रूप में भूमि दान करते थे। आपको याद होगा राजा बलि ने भी भगवान विष्णु को भूमि दान किए थे, जो कि 3 पल में पूरा संसार को नाप दिए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्राचीन जो इतिहास है उस समय में आपका ब्राह्मणों को दान के रूप में भूमि दिया जाता था। ठीक है। 3 नंबर साला भोग। ये कैसा भूमि होता था, तो ये आपका विद्यालय के लिए भूमि, यानी भूमि होता था। यानी साला भूमि उस भूमि को कहते थे जिस भूमि का उपयोग विद्यालय खोलने के लिए या विद्यालय स्थापित करने के लिए किया जाता था। 4 नंबर आपका देवदान। ये कैसा भूमि होता था, ये मंदिर के लिए भूमि होता था। यानी मंदिर के लिए जो भूमि प्रशासन के द्वारा दिया जाता था उस भूमि को देवदान भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उपयोग किया गया भूमि। ठीक है। 5वां नंबर है आपका पलिचंदम। पलिचंदम यह आपका जैन धर्म के लिए दान किया जाता था। देखिए, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि तब के समय में जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार होता था। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रशासनिक नीति के तहत, ठीक है, किसे क्या कहा जाता था। जिस तरह से मैं आपको पहले ही बताया कि तब के समय में प्रशासनिक नीतियां जो थी वो सुदृढ़ था, यानी बेहतर था, और प्रशासनिक नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई पदाधिकारियों का राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिन्हें वेतन तक दिया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्रशासनिक नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसे क्या कहा जाता था, किसे क्या कहा जाता था। आप चाहें तो अलग हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपना सुविधा के अनुसार यही हेडिंग दिया हूं। ठीक है, तो चोल वंश के जो उच्च पदाधिकारी होते थे, देखिए चोल वंश के जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें चोल वंश का उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, इन्हें कहा था पेरुनंद्रम।
पेरु नंदरम। देखिए नाम कुछ अजीब अजीब मिलेंगे आपको। और वहीं जो निम्न वर्ग के पदाधिकारी होते थे, ये तो उच्च वर्ग के थे, तो साथ में यहाँ निम्न वर्ग के भी होते थे, मतलब इनसे नीचा पोस्ट, तो उन्हें सेरु नंदरम, ठीक है, सेरु नंदनम ना, सेरु नंदनम, नंदनम कहा ना होगा, ठीक है, सेरु नंदनम कहा जाता था। देखिए थोड़ा नाम, जाहिर सी बात है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है। व्यापारियों के लिए एक सभा का भी आयोजन किया जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? देखिए व्यापारियों की जो सभा होता था उसे नांगरम कहा जाता था, ठीक है। और गांव के काम के लिए जो वेतन भोगी होते थे, वेतन भोगी कर्मचारी जो होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें महायस्थ कहा जाता था, महायस्थ कहा जाता था, ठीक है। तब के समय में व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा का भी प्रचलन हुआ था। तो सोने के सिक्के को, सोने का सिक्का को कलजू, कलजू कहा जाता था, ठीक है। और विष्णु धर्म का उपासक जो होते थे, उपासक को क्या कहा जाता था? अलवार, अलवार, ठीक है। विष्णु धर्म के साथ साथ शिव धर्म के भी उपासक हुआ करते थे। शिव धर्म का जो उपासक होते थे तो उन्हें नयनार कहा जाता था, ठीक है। सड़कों को देखभाल करने के लिए एक समिति हुआ करता था। सड़कों को देखभाल करने के लिए एक समिति भी बनाया गया था, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे आपका बागान समिति कहा जाता था, बागान समिति, ठीक है। मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से मैं चोल वंश जो है, चोल वंश से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। तो अब मैं क्लास जो है यहीं पर समाप्त करने का अनुमति चाहूंगा। और अब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक कर चुके होंगे। देखिए जाहिर सी बात है, चैनल सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में आपके लिए 0.1 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है ये। तो आज का क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।